Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are starting our second lecture, and that is about data and its sampling. Basically, in the data science course, it is necessary for us to learn the theoretical concept, and after that we will move towards the concrete statement. So आज जो है हम डेटा और डेटा का साइकिल, डेटा का लाइफ साइकिल और उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ बातें नोट डाउन करने के बाद फिर हम आगे जो है मज़ीद जो है सैम्पलिंग की टेक्निक्स पर चलेंगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी बातें हैं इसमें समझने की। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात हो रही है वो डेटा की लाइफ साइकिल की हो रही है। आप डेटा साइंस पढ़ने आए, डेटा साइंस में बहुत सारी चीजें आपने आगे चलकर पढ़नी है, बहुत सारे मैथमेटिकल टेक्निक्स, बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे एल्गोरिथम्स, सारी चीजें पढ़नी है। तो इन सारी चीजों को जब अपने डेटा पे आप अप्लाई करेंगे तो डेटा का लाइफ साइकिल क्या है और कहाँ से बात शुरू हो रही है और कौन सी वो जगह है जहाँ पे जाकर हम अपना जो है ना प्रोजेक्ट एंड करते हैं। तो आइए इस पे थोड़ी सी मुख्तसर बात करते हैं और इस स्लाइड में जो भी कुछ लिखा है इसका कॉन्सेप्ट जो है काफी डिटेल हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये सारी की सारी चीजें आगे चलकर आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि अभी आपने सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास ली है, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट्स को हम ओवरव्यू करते हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए आगे की तरफ पढ़ते हैं। ये एक एक डेफिनेशन बल्कि एक एक लफ्ज जो इस स्लाइड में लिखा हुआ है, जब आप कोर्स के आखिर में पहुंचेंगे तो ये सबको क्लियर हो चुका होगा। तो सबसे पहले बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या है भाई। डेटा लाइफ साइकिल में पहला पॉइंट हमने जो लिया है वो बिजनेस रिक्वायरमेंट का है कि सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और अपना टारगेट सेट करते हैं। फिर उसके बाद हम वो वेरिएबल फाइंड करते हैं जो हमें ढूंढना है। क्या बात है भाई, इससे मुतालिक कौन सा वेरिएबल जो हमें ढूंढना है। अगर आप किसी कंपनी की जो है ना मार्केट सेल्स देख रहे हैं तो आप देखेंगे भाई बेनिफिट जो है ये मेरा फोकस ऑफ इंटरेस्ट है। इस बेनिफिट को मुझे अगले 4 सालों के लिए प्रिडिक्ट करना है कि मेरी सेल्स में मुझे जो फायदा होगा वो कितना ज्यादा होगा। तो हमने कहा हमारा वेरिएबल हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स अपने मकासद आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद वो वेरिएबल जो हमें प्रिडिक्ट करना है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप जो है डेटा माइनिंग या डेटा एक्विजिशन, वो क्या है कि व्हाट आई नीड फॉर द प्रोजेक्ट, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेटा। हम किसी कंपनी में प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसकी मशीनरी जो है ना वो बार बार जो है मसला कर रही है, तो हम कहेंगे कि भाई हमें इस मशीनरी के अंदर जो प्रॉब्लम है उसे आइडेंटिफाई करना है। तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें मशीन के जितने सेंसर्स हैं उन सब का डाटा चाहिए होगा। एक सिंपल प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो हमने कहा हमें सोर्सेज ऑफ डेटा चाहिए। हम अगर किसी स्मार्ट होम को बना रहे हैं और हमारे पास वहाँ पे एसी, टेम्परेचर सेंसर, फायर अलार्म सारी चीजें मौजूद हैं, तो हम जो सोर्सेज ऑफ डेटा है उनसे डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम पैटर्न को एनालाइज करना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि ये स्मार्ट होम किस तरह काम करता है। हाउ कैन आई ऑब्टेन द डेटा, व्हाट इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू स्टोर एंड एक्सेस ऑल ऑफ इट। हमने कहा भाई हमारे इर्द गिर्द दुनिया में आने वाले वक्तों में 20 बिलियन डिवाइसेस हो जाएंगे आईओटी की, सब डाटा जनरेट कर रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका इनको स्टोर करने का और एक्सेस करने का क्या हो सकता है। फिर हमने कहा कि हम डेटा प्रोसेसिंग की तरफ आते हैं कि हमें डेटा जिस फॉर्म में चाहिए, जिस सूरत में चाहिए, जिस शक्ल में चाहिए कि हम उसमें प्रिडिक्शन, हम उसमें अपनी एनालिसिस, हम उससे यूजफुल इंसाइट्स एक्सट्रैक्ट कर सकें, तो हमें अपने डिजायर्ड फॉर्मेट में डाटा चाहिए होगा। और डाटा कभी भी हमारी तबीयत के मुताबिक नहीं आता, हमें डाटा को क्लीन करना पड़ता है, उसके अंदर से मिसिंग वैल्यूज है उसको फाइंड करना पड़ता है, करप्टेड जो हमारे काम का नहीं है डाटा उसे रिमूव करना पड़ता है। और इस वक्त इस सारे प्रोसेस में, इस अमल में काफी ज्यादा वक्त लगता है। फिर उसके बाद हम कहते हैं हमने जब डाटा हासिल भी कर लिया, डाटा को एक्सट्रैक्ट भी कर लिया, डाटा के सोर्सेज को सोर्सेज से लेने के बाद अपने पैटर्न में ट्रांसफॉर्म भी कर दिया, अब हम डाटा को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। वो जो साफ सुथरा, वो जो ऑर्गेनाइज डाटा आया है,
हम उसे एक्सप्लोर करेंगे, उसको सर्च करेंगे, उसमें अपने लिए निशानियां ढूंढेंगे और जो है उसके अंदर से अपने यूजफुल इंसाइट्स, वो पैटर्न्स निकालेंगे जिससे हमें फ्यूचर में फायदा हो सकता है। फिर उसके बाद डेटा मॉडलिंग करेंगे। जब आपके पास सारी चीजें, वो यूजफुल इंसाइट्स, वो इंफॉर्मेशन आ गई, तो आप जो है, जो आपका डेटा है, उसको टेस्ट और ट्रेन में तोड़ देंगे। ये बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, आगे चल के हम इसे काफी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जब हमें डेटा और उसका पैटर्न मिल जाता है तो हम मॉडल बनाते हैं और उसके बाद उसके अंदर ट्रेनिंग डेटा सेट जो है वो जो है ना उसको डालते हैं। फिर उसके बाद उस मॉडल को टेस्ट करते हैं। बड़ी आसान एग्जांपल में अगर मैं समझाना चाहूँ तो फर्ज करें मैं एक स्किन डॉक्टर एप्लीकेशन बना रहा हूँ और मेरे पास स्किन की बहुत सारी डिजीजेस हैं। मैंने अपनी मशीन को कहा कि भाई ये इमेजेस हैं, तुम ये सारी इमेजेस ले लो, और मशीन को हमने सारी की सारी इमेजेस दे दी और मशीन ने उन इमेजेस को अपने अंदर फीड कर लिया। अब हम ये चाहते हैं कि हम कोई बाहर से इमेज दे और मशीन, जो कंप्यूटर है, जो हमारा मॉडल है, यानी जो सिखाया है हमने मशीन को, मशीन उस तस्वीर को देख के बताया कि इन चारों में से ये बीमारी कौन सी है। तो हम कह रहे हैं इवेलुएट द मॉडल बाय टेस्टिंग डेटा सेट। तो इसको हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि डिप्लॉयमेंट करेंगे, फिर हम एफिशिएंसी चेक करेंगे, फिर हम किसी रियल इन्वायरमेंट में, टेस्ट इन्वायरमेंट में अपने मॉडल को, अपना जो डेटा सेट पे हमने इतना सारा काम करके जो प्रोडक्ट बनाया उसको रख देंगे और फिर उसको टेस्ट करेंगे किसी सिनेरियो में और देखेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी कैसी आती है। तो ये 6 स्टेप्स हैं जो कि आपने याद रखने। ये 6 स्टेप्स हमें फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द एंड लेके जाते हैं और पूरे कोर्स में यही मेन 6 स्टेप्स हैं जिन पे हमने बात करनी है। और याद रखें कि स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में खड़े हैं हम। इन दो कॉन्सेप्ट, इन दो डेफिनेशंस और इस मैथमेटिक्स के बगैर तो ये सारी चीजें नामुमकिन है। और किसी ने कहा है कि द मैथमेटिक्स इज एम्बेडेड इन एवरी पार्ट ऑफ द नेचर। कुदरत के हर हर जो है नज़ारों को देख लें, सब में आपको मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं नजर आएगी। तो इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दी कि अगर फूल को देखें तो फूल की पत्तियों में आपको मैथमेटिक्स यानी गोल्डन रेशो नजर आएगा। ये कभी आगे चलकर इसकी बात करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हमने पढ़नी है। ये एजेंडा लिख दिया, इस एजेंडे से भी आपको इसको देखने की जरूरत नहीं। हम आहिस्ता आहिस्ता अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमने डेटा पढ़ा, अब आते हैं जरा डेटा है क्या और हम डेटा साइंस में इसको कैसे डिवाइड करते हैं और हम क्या कोशिश करते हैं कि हम डेटा को समझें। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे काम की डेफिनेशन है, डेटा रेफर्स टू फैक्ट्स and statistics collected together for reference or analysis। अच्छा भाई, अब डेटा की कितनी किस्में और ये क्या क्या लिखा हुआ है, अब इसको समझना है तो मेरे अल्फाज को याद रखिएगा। बहुत आसान है इसको समझना। जो मैं कह रहा हूँ अगर वो बातें सिर्फ समझ लेते हैं तो आप डेटा को समझ जाएंगे। इस टेबल को भी देखने की जरूरत नहीं। हम सबसे पहले आते हैं इस टेबल के पहले हिस्से पे, क्वालिटेटिव डेटा की। हमने पहले कितने हिस्सों में डिवाइड किया डेटा को, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो आए भाई, ये क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? अगर इसको समझना है ना, इस लफ्ज से समझ में आ जाएगा। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव आर दोस डेटा विथ नो इनहेरेंट ऑर्डर। अच्छा, क्वालिटेटिव डेटा को ऑर्डर भी भूल जाए। क्वालिटेटिव डेटा ऐसा है कि जिसको मेजर नहीं किया जा सकता नंबर्स में। मैंने बहुत आसान कर दिया आपके लिए। क्वालिटेटिव डेटा कांट बी मेजर्ड इजली बट कैन बी ऑब्जर्व सब्जेक्टिवली। यानी इसको नंबर्स में मेजर नहीं करेंगे, मेजर हो नहीं सकेगा, लेकिन हाँ हम अपनी राय दे सकते हैं इस पे कि ये किस तरह का है। तो क्वालिटेटिव डेटा की 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा और बहुत अच्छे से ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ जाएंगी। क्वालिटेटिव डेटा की 2 टाइप्स हैं, नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा। अब जरा आते हैं नॉमिनल। अच्छा, क्वालिटेटिव होता कौन सा डेटा है भाई? दोबारा से, क्वालिटेटिव डेटा हमारे पास वो डेटा है जिसको आप नंबर्स में मेजर नहीं करेंगे कभी। अच्छा भाई, और क्वांटिटेटिव डेटा कौन सा है जिसको आप नंबर्स में मेजर करेंगे? अच्छा भाई, सही है। तो क्वालिटेटिव डेटा की हमने 2 टाइप्स ली, नॉमिनल और ऑर्डिनल। अच्छा, अब नॉमिनल डेटा पे आते हैं। नॉमिनल डेटा वो है डेटा विद नो इनहेरेंट ऑर्डर और रैंकिंग।
ऐसा डाटा इसकी रैंकिंग नहीं हो सकती। अच्छा, क्वालिटेटिव तो होता ही वही है जिसको मेजर नहीं कर सकते। और क्वालिटेटिव में नॉमिनल डाटा वो होता है जिसकी आप क्या नहीं कर सकते, कोई ऑर्डर नहीं दे सकते, कोई रैंक नहीं लगा सकते। भाई बड़ी आसान एग्जांपल देते हैं सर, तो दे देते हैं। व्हाट इज योर जेंडर, आप मेल है फीमेल है। व्हाट इज योर हेयर कलर, आपके बालों का रंग क्या है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं भाई, कराची रहते हैं, लाहौर रहते हैं। इन विच कंट्री डू यू लिव, आपके बालों का कलर क्या है। इसमें हम कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। सही है, हमने कहा कि भाई क्वालिटेटिव डाटा है, भाई आपके बाल सफेद हैं, आपकी आंखें किस कलर की हैं, भाई मेरी आंखें ब्लैक हैं। आपका चेहरा किस कलर का है, भाई मेरा चेहरा ब्राउन है। भाई आपके बाल किस कलर के, भाई आप मेरे जो है ना बाल जो है ब्लैक है, मेरे ब्राउन है, मेरे गोल्डन है। तो इसमें हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है ये कौन सा डाटा, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव डाटा में भाई कोई नंबर नहीं होता, ये बात याद रखनी है सबने। अब क्वालिटेटिव में नॉमिनल डाटा तो पढ़ लिया, एक डाटा है ऑर्डिनल डाटा। वापस टेबल पे आए देखें, क्वालिटेटिव की दो टाइप्स है, दूसरी क्या है, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल डाटा वो है जिसके अंदर आप ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन काउंटिंग इसमें भी नहीं है। काउंटिंग इसमें भी नहीं है। भाई 3 बच्चे हैं क्लास के अंदर, 50 स्टूडेंट्स है, 3 बच्चे नहीं 50 स्टूडेंट्स है। सबका रिजल्ट आया, आपने 3 क्लासेस में उनको तोड़ दिया, 3 सेक्शंस में तोड़ दिया, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, भाई गुड, बैड और एवरेज। अब इसमें रैंकिंग नहीं है, इसमें ऑर्डर तो है। क्या भाई, हमने कहा कि भाई गुड बैड और एवरेज, जो 0 रोल नंबर जिसका है वो गुड है, दूसरा वाला बैड है, एवरेज है। रैंकिंग इसमें भी नहीं है, क्वालिटी बता रहे। एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल हमने ले ली, चिलीज की एग्जांपल। अब चिलीज है ग्रीन वाली, येलो वाली और रेड वाली। हमारे यहाँ यही होती है ना, लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, येलो वाली मिर्चें नहीं होती हमारे यहाँ, वैसे होती हैं येलो भी, आपने अगर देखी हो। तो हमने इसमें क्या किया, ऑर्डिनल डाटा भी क्वालिटेटिव है, भाई कोई नंबर नहीं है इसके अंदर, 1 2 3 रैंकिंग नहीं है, लेकिन डाटा विथ ऑर्डर्ड सीरीज। और नॉमिनल डाटा क्या था भाई, नो इनहेरेंट ऑर्डर, आपका कलर क्या है, आपके बाल कैसे हैं, आप कहाँ रहते हैं, फिर उसके बाद। लेकिन दूसरा डाटा जो है, डाटा विथ ऑर्डर्ड सीरीज और रैंकिंग, रैंकिंग भी हो सकती है लेकिन नंबर्स नहीं है, इस नोन एज ऑर्डिनल डाटा। सीक्वेंस होता है इसमें। अब ये हमने कहा कि ये जो मिर्ची है इसमें से हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। भाई कम मिर्ची जिसमें लगती है, ज्यादा मिर्ची लगती है, बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है। बच्चा अच्छा है, बुरा है, और जो है ना एवरेज है। कोई बच्चा चीखता है तो हम कहेंगे भाई हल्का बोलता है, धीमा बोलता है, बहुत तेज बोलता है। तो ये कौन सा डेटा है भाई, ऑर्डर्ड सीरीज है। ऑर्डरिंग की जा सकती है ऊपर नीचे, लेकिन नंबर्स इसमें नहीं है। तो क्वालिटेटिव डेटा का सेक्शन मुकम्मल हुआ। अब मैं चलता हूँ डेटा की दूसरी टाइप पे, जो कि है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा बहुत ही आसान भाई, क्वांटिटी एंड क्वांटिटी कैन डील विद थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली। वहां पे क्या लिखा हुआ था भाई, सब्जेक्टिवली मेजर्ड करें, लेकिन इन्हें ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड किया जैसे। तो बहुत आसान है, इसको मैं 2 हिस्सों में तोड़ता हूँ जल्दी से। नंबर पहला, नंबर 1, डिस्क्रीट डेटा। डेटा known as categorical value, it can hold finite number of possible values। भाई डिस्क्रीट डेटा क्या है, डिस्क्रीट टेबल भी आप लोग पढ़ सकते हैं भाई, जो काउंट हो सकता है। सिंपल उर्दू जबान में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो डेटा जो कि हम काउंट कर सकते हैं वो डिस्क्रीट डेटा है। क्या है भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। भाई एक क्लास में, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है। भाई ये जो फ्रिज है, फ्रिज खोलें, फ्रिज के अंदर जो है ना बास्केट में कितने एग्स रखे हुए हैं, भाई 12 अंडे रखे हुए हैं। और मेरी जो फेसबुक पोस्ट है उस पर कितने लाइक्स हैं भाई, 400 लाइक्स हैं। और मेरे जो पेजेस बुक है उसके ऊपर कितने पेजेस है, 470। भाई सीधा सीधा काउंट हो रही है, क्वांटिटेटिव डाटा। लेकिन क्वांटिटेटिव डाटा की कौन सी टाइप है भाई, ये डिस्क्रीट डाटा। यूं पकड़ा मैंने अपना लैपटॉप, ये आपके सामने, और काउंट कर ली भाई लैपटॉप पे कितनी कीज है, ABCD के अंदर कितने लेटर है, सिंपल सिंपल काउंट हो रही है। लेकिन क्वांटिटेटिव डेटा के भी 2 टाइप्स हैं। पहला तो डिस्क्रीट डेटा, दूसरा है कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा इज द डेटा दैट कैन होल्ड इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। भाई ये भी
होल्ड तो कर रहा है वैल्यूज, लेकिन फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट, यानी इसमें काउंटिंग तो इसमें भी है, लेकिन वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट है, यानी इन अ सर्टेन रेंज है। बड़ी अच्छी एग्जांपल ले ली भाई, विंड स्पीड। विंड स्पीड देखो हमेशा वैल्यू आ रही है, वैल्यू काउंटेबल तो है ना भाई, हवा तेज हो रही है तो तेज हो रही है, विंड बैरोमीटर ज्यादा रीडिंग दिखा रहा है भाई। पानी का टेम्परेचर है, धूप निकल रही है तो पानी गर्म हो रहा है, और नहीं निकल ली तो पानी ठंडा हो रहा है, लेकिन काउंटेबल तो है ना भाई, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 40, 50, 90, 100, 120, लेकिन मुसलसल बदल रहा है, कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट नहीं। एक पॉइंट पे एक वैल्यू हो तो डिस्क्रीट कहलाती है, और अगर वैल्यू मुसलसल किसी ग्राफ की तरह, किसी पैटर्न की तरह बढ़ रही हो, चढ़ रही हो, उतर रही हो, तो हम उसे कहते हैं कि भाई ये कंटिन्यूअस डाटा है। इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज है, जब कम ज्यादा आता है मेरे घर में तो मेरा फ्रिज उड़ जाता है, अगर वो स्टेबलाइजर के बगैर हो। स्पीड ऑफ द कार है भाई, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कभी गाड़ी की स्पीड तेज है, कभी कम है। आप एक वेट मशीन पे खड़े हो गए भाई, तो आपकी जो वैल्यू है कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, जैसे ही चढ़ेंगे फौरन तेजी से वैल्यू जाएगी। तो ये सारे के सारे डाटा कंटिन्यूअस डाटा हैं, और ये क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर आते हैं। द अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट कभी भी एक नहीं है भाई, प्रोजेक्ट करने के लिए कभी 20 मिनट में कर रहे हैं, कभी 30 मिनट में, कभी आधे घंटे में, कभी 2 घंटे में, कभी कर ही नहीं रहे। तो अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, ये भी कंटिन्यूअस डाटा है। तो डाटा की दो टाइप्स पढ़ी आपने, क्वांटिटेटिव वो जिसको आप काउंट कर सकते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस जो इस वक्त आपके सामने नजर आ रही है। दूसरी टाइप जो हमने पढ़ी वो हमने पढ़ी क्वालिटेटिव, भाई इसको काउंट नहीं कर सकते लेकिन सब्जेक्टिवली मेजर किया जा सकता है। इसमें ऐसा डाटा है नॉमिनल, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है भाई, आपका रंग क्या है, आपके बाल कैसे हैं, आपकी आंखें कैसी हैं, लेकिन एक ऐसा है कि जिसमें आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, यानी ऑर्डर्ड सीरीज में देख सकते हैं। काउंटिंग इसमें भी नहीं, जिसको हम ऑर्डिनल डाटा यानी सीक्वेंस फॉर्म में देख रहे हैं, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, गुड बैड एवरेज, कूल कूलर कूलेस्ट। तो हमारे पास डाटा की दो टाइप्स हैं। पहली क्वालिटेटिव डाटा, उसकी भी दो ब्रांचेस हमने पढ़ी, नॉमिनल और ऑर्डिनल। फिर उसके बाद हम आगे आए तो हमने कहा क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा की भी हमने दो टाइप पढ़ी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। अब हमने कहा भाई स्टैटिस्टिक्स और पाइथन प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब भाई यहाँ पे जो बच्चा बैठा है, हम अज्यूम कर लेते हैं, वैसे तो यहाँ पे जितना बच्चा बैठा है वो स्टैटिस्टिक्स का उस्ताद है, क्योंकि भाई फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, हम कहाँ इंजीनियर। तो भाई स्टैटिस्टिक्स सबको पता होगा, लेकिन हमने जो कोर्स डिजाइन किया है वो ऐसा डिजाइन किया है कि जिसको कुछ भी ना पता हो वो भी हमारे पास बैठे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीख कर जाएगा। तो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स इज एन एरिया ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। अच्छा भाई, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक एरिया है। क्या है अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये भी नहीं पता हमें। हम थोड़ी और आसान बात करते हैं, विच इज कंसर्न विद द डाटा कलेक्शन। भाई इसका इनहिसार इस पर है कि मैं डाटा को कलेक्ट करूं, जहां से मिले डाटा को जमा कर लो। एनालिसिस जमा तो कर लिया, उसके ऊपर कुछ अपनी गौर फिक्र भी किया जाए। इंटरप्रिटेशन, उसको दिखाया जाए, उसको एक्सप्लेन किया जाए। एंड प्रेजेंटेशन, और उसको भाई शो भी किया जाए, प्रेजेंट भी किया जाए। अब जरा स्टैटिस्टिक्स की तीन एग्जाम्पल लेते हैं भाई, स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट इन तीन एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। भाई एक कंपनी है जिसने एक मेडिसिन बनाई जो क्या कर रही है, कैंसर का इलाज कर रही है। आपने चेक करना है कितनी अच्छी दवा है, तो आपको क्या चाहिए, डाटा चाहिए भाई, कितने मरीजों को खिलाया था। ये कैसे चेक होगा, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू चेक होगा। आप लेंगे भाई, टेस्टिंग करेंगे, पता चला भाई 1000 मरीजों ने ली थी, 2000 पे फर्क हुआ, इतने ने मर गए, इतनों को फायदा हुआ। तो आपने क्या किया, मेडिसिन की इफेक्टिवनेस चेक कर ली। आपने अपने दोस्त से बेट लगाई मैच के दौरान कि शाहिद अफरीदी खेल रहा है 4 ओवर से, 5वें ओवर में चौथी बॉल पे छक्का मारेगा, यानी 5वें ओवर में 24 रन हो जाएंगे इसके पूरे, यानी इस ओवर में ये 20 रन बना लेगा। आप कैसे चेक करेंगे, स्टैट से कि पिछले ओवर में क्या परफॉर्मेंस रही। वैसे तो उसका कुछ भरोसा नहीं है, स्टैट्स में आता नहीं है वो, लेकिन आप कैसे चेक करेंगे भाई, स्टैटिस्टिक्स से। तीसरी एग्जाम्पल और आखिरी एग्जाम्पल, कि कंपनी में सेल्स डाटा आ गया कि भाई ये हमने कंपनी वाले रेस्पबेरी पाई बेचते हैं,
उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास ये सेल्स डाटा आ गया। मैनेजर ने कहा कि भाई रिपोर्ट बनाओ कि कौन सी जगह है जहां पर हमारी सेल सही नहीं हो रही, यानी सामान सही बिक नहीं रहा। हम रेसबेरी पाई बेचते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बेचते हैं, हम जो है ना पावर सप्लाई बेचते हैं, हम लैपटॉप बेचते हैं, कौन सी जगह है जहां पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सेल्स रिपोर्ट आ गई, उससे आप एनालाइज कर देंगे क्या आपने देखना चाहिए। ये आपको स्टैटिस्टिक्स बताएगी। हमने एग्जाम्पल से बताने की कोशिश की कि स्टैट्स जो है या स्टैटिस्टिक्स जो है वो कितनी अहमियत की आमिल है और उससे आप क्या क्या कर सकते हैं। अभी आपको करके दिखाना है आगे चल के, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इसका तस्करा कर रहे हैं। अच्छा, अब जरा बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे आ जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजीज जिनके बगैर डाटा साइंस पढ़ना नामुकम्मल है, तो जरा इन पे बात करते हैं, इनको बड़ी गौर से सुनना है। नंबर 1 है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? अ कलेक्शन और सेट ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स और इवेंट हुज प्रॉपर्टीज आर टू बी एनालाइज्ड। भाई वो सेट ऑफ इंडिविजुअल जिसकी प्रॉपर्टी हमें एनालाइज करनी है। जरा इसको देखते हैं। हम यहाँ पे मौजूद है, ये हमारी पॉपुलेशन है, ये हमारी पॉपुलेशन है, हमें इसके एट्रीब्यूट्स मेजर करने हैं। अब भाई मुश्किल बातें क्यों करें, एट्रीब्यूट्स इसके बारे में मालूम करना है, सही है। तो फर्ज करें एक इलाके में या एक एरिया में 1 लाख लोग रहते हैं, भाई इसकी पॉपुलेशन है। भाई हमें इनकी प्रॉपर्टीज एनालाइज करनी है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सोते कैसे हैं, बीमारियां ज्यादा हैं इस इलाके में, क्यों बीमार हो रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉपुलेशन को एनालाइज करना पड़ेगा, इनका सारा डेटा लेना पड़ेगा। लेकिन हम दूसरी टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सैंपल। सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन, अ वेल चूजन सैंपल will contain most of the information about a particular population। हमने कहा अगर हम सैंपल निकाल लें इस पॉपुलेशन का तो हमें ज्यादातर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, अब ये सैंपल वाली क्या बात है, बड़ी गौर से मेरी बात को सुनना है। एक इलाका है, उसमें 1 लाख लोग रहते हैं, हमें चेक करना है बीमारियां ज्यादा है इस इलाके में। तो अब इस इलाके में पठान भी हैं, इस इलाके में सिंधी भी हैं, इस इलाके में महाजिर भी हैं, इस इलाके में बलूची भी हैं। हम क्या करेंगे, हर तरह के बंदे से सैंपल ले लेंगे। क्या मतलब है, अब क्या आप 1 लाख लोगों को अलग अलग एनालाइज करने वाले हैं? नहीं भाई, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हम क्या करेंगे, सैंपल निकालेंगे। तो बड़ी गौर से इस फिगर को देखें, इसके अंदर ग्रीन कलर के लोग हैं, येलो कलर के लोग हैं, ऑरेंज हैं, ब्लैक हैं। हमने सैंपल सिलेक्ट किया है। व्हाट इज मीन्ड बाय सैंपल? देखो, हर कलर के बंदों में से एक एक सैंपल निकाल लिया। अब मेरी बात को बड़ी गौर से सुनना है। अगर हम सैंपल को एनालाइज कर लें, ये जो लाखों लोगों का इलाका है, इसमें से एक टुकड़ा एनालाइज कर लें, तो ये एक टुकड़ा हमें 1 लाख लोगों की इंफॉर्मेशन दे देगा। ये जो एक घराना किसी कौम से किसी जगह से ताल्लुक रखता है, किसी स्पेसिफिक एरिया से, इसकी क्या आदतें हैं, ये इस ऑरेंज वाले शख्स से पता लग जाएगा। ये ब्लैक वाले जो घराना है, इसके 20,000 लोग हैं, अगर 4 बंदे निकाल लिए तो इन 20,000 लोगों के क्या एट्रीब्यूट्स हैं वो हमें पता लग जाएंगे। ये सफेद वाला कोई घराना है, इसके 5,000 लोग हैं, अगर इस सफेद वाले एक बंदे को एनालाइज कर लिया तो आगे वाले 5,000 लोगों की एट्रीब्यूट्स यानी उनकी प्रॉपर्टीज आदतें पता लग जाएंगी। तो सैंपल is very important. A well chosen sample will contain most of the information about a particular population parameter। अच्छा, अब देखें आपको सैम्पलिंग क्यों जरूरी है। सैम्पलिंग भाई कर रहे हैं ना, सैम्पलिंग क्यों जरूरी है? आपको ईटिंग हैबिट्स, खाने की आदतें पता करनी। 42 मिलियन लोगों की, 42 मिलियन लड़कों की, 13 14 15 टीनेजर्स की, जो कहाँ पे रहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, और उनका काउंट रोज बरोज बढ़ रहा है। भाई 42 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो 42 मिलियन बच्चों की आपने आदतें पता करनी है। तो क्या करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गो टू ईच एंड एवरी हाउस। हर घर को जाना पड़ेगा, उनके दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, उनसे करना पड़ेगा, आंटी आपका बच्चा क्या खाता है, ये इसके रोज का डाइट क्या। भाई 42 मिलियन टीन्स हैं, उनकी हेल्थ के बारे में मालूम करना बहुत मुश्किल बात हो जाएगी। तो हम उन 42 मिलियन टीन्स को एनालाइज करेंगे तो सालों लग जाएंगे। देयरफॉर सैम्पलिंग इज अ शॉर्टकट। सैम्पलिंग क्या है, हम उन सारे टीन्स को एनालाइज नहीं करेंगे, बल्कि उन 42 मिलियन टीन में से हर एक एक एट्रीब्यूट का सैंपल निकाल लेंगे। भाई ये रेड वाला बच्चा है, ये रेड वाले सारे एक ही तरह के होते हैं, एक ही आदतें हैं इनकी। रेड वाला निकाल लिया, एक पर्पल वाला निकाल लिया, एक ग्रीन वाला निकाल लिया। तो सैंपल कलेक्ट करेंगे
or apply your statistics not to the whole population but to the particular sample. The sample will help to represent the characteristics of entire population. अगर आपने सैंपल निकाल लिया तो आप पूरी पॉपुलेशन को पढ़ सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं. तो सैम्पलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस sampling techniques in data science. That is very important for our lecture. तो सैम्पलिंग के दो मेथड्स है भाई, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. देखो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसको हटा देते हैं, इसका नाम भी नहीं लेते. कन्वीनियंस, कोटा, जजमेंट, स्नोबॉल सबको निकाल दिया. हमारा काम है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से, और उसकी तीन किस्में हमारे पास: रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. तो सबसे पहले आते हैं सिंपल यानी रैंडम सैम्पलिंग पे. तो रैंडम सैम्पलिंग की है कि ये देखो, ये मैंने एक सामने आपकी एक तस्वीर बना दी है, इसके अंदर हर कलर के आपको स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं. तो रैंडम सैम्पलिंग में हर किसी के पास ये चांस होता है कि वो सिलेक्ट हो जाए, यानी ईच इंडिविजुअल हैज द चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. भाई 10 तरह के एट्रीब्यूट्स के लोग हैं, 3 तरह के एट्रीब्यूट्स के लोग हैं, 3000 लोग हैं, 1000 की एक जैसी आदतें, दूसरे 1000 की दो जैसी आदतें, 3000 की 3 जैसी आदतें. तो हमने क्या किया, सब में से एक उठा लिया. यानी हर फिक्र वाले के पास, हर एक तरह की आदतें वाले के पास चांस है कि वो सिलेक्ट हो सकता है. रैंडम गए, हाँ भाई इसमें से एक उठा लिया. भाई ये जो खान भाई है ना, इनमें से एक बंदा उठा लिया. ये जो हमारे बलोच भाई है ना, इसमें से एक बंदा उठा लिया. ये जो हमारे सिंधी भाई है ना, इसमें से एक बंदा उठा लिया. ये जो हमारे महाजिर भाई है ना, इनमें से एक बंदा उठा लिया. तो ये हमारी, जैसे हमारी पाकिस्तान में जो सिंध सारे मुसलमान भाई जो रहते हैं, इनमें से हमने कहा कि भाई इस कौम की ये आदत है, एक एक बंदा उठा लिया. एवरी इंडिविजुअल, हर के पास एक चांस है कि वो सिलेक्ट होगा. रैंडम सैम्पलिंग. अब आते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है, बड़ी गौर से सुनना है. एवरी nth record is chosen from the population as the part of sampling. भाई ये एवरी nth रिकॉर्ड क्या, हमें तो समझ ही नहीं आई ये बात. एवरी nth रिकॉर्ड, व्हाट इज nth रिकॉर्ड? तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बड़ी आसान है. समझे, मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है, 12 लोगों को एक साथ खड़ा किया, ठीक है. इसमें ये नहीं है कि हम इसमें से बंदा सेलेक्ट करेंगे एट्रीब्यूट वाला, नहीं. इसमें क्या है, हमने 12 लोगों को एक साथ खड़ा किया, हमने कहा 1 2, दूसरा उठा लो, 3 4, 2 छोड़ो, फिर तीसरा उठा लो, फिर 2 छोड़ो, फिर चौथा उठा लो, फिर 2 छोड़ो, फिर पांचवा उठा लो. यानी कोई भी nth रिकॉर्ड चूज कर ले. nth रिकॉर्ड हमने कहा भाई हम हर 2 के बाद एक चूज करेंगे. तो 0 से शुरू हुआ, 0 1 छोड़ा, 2 उठा लिया, ये उठा लिया भाई सैंपल. फिर 3 2 छोड़े, फिर ये उठा लिया. तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इस तरह होती है. एक और तस्वीर दिखा देता हूँ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की. ये हमारे पास बने हुए 11 लोग, लाइन में खड़ा किया, इसको बोला भाई दूसरा, पहले दूसरा उठा लिया, फिर 2 छोड़े, फिर दूसरा उठा लिया, फिर 2 छोड़े, फिर दूसरा उठा लिया, फिर 2 छोड़े. यानी ऑर्डर में आप लोग छोड़ते जा रहे हैं और पिक करते जा रहे हैं. तो इसको क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. रैंडम सैम्पलिंग क्या है, रैंडम सैम्पलिंग अभी आपने डिस्कस की, एवरी इंडिविजुअल हैज द चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है भाई, एवरी nth, भाई दूसरा उठा लिया, अब मैं चौथा उठाऊंगा, अब मैं छठा उठाऊंगा, मैं आठवां उठाऊंगा, एक सीक्वेंस ले लिया, ठीक है. अब आती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अच्छा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में सबसे पहला लफ्ज जो कि मुश्किल है, जो कि मुझे समझाना है, वो ये है स्ट्रेटम. ये स्ट्रेटम क्या है? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है कुछ नहीं, है बिल्कुल रैंडम सैम्पलिंग ही, लेकिन इसमें एक खास बात है. उस खास बात का नाम है स्ट्रेटम. A stratum is a set of population that shares at least one common characteristic, its gender, male और female. अच्छा भाई, अब देखिए आपने एक जगह पर 15 लोग खड़े किए, उसमें अंकल भी हैं, आंटी भी हैं, यानी लड़के और लड़कियां, मेल और फीमेल है. तो आपने क्या किया, इस जगह पर जब आपने मेल और फीमेल खड़े किए हैं, तो आपने इसके अंदर एक चीज की है कि मेल को एक ग्रुप में डाल दिया और फीमेल को एक ग्रुप में डाल दिया. ये आपने क्या बनाया, स्ट्रेटम. A stratum is a set of population that shares at least one common characteristic. एक खसलत इनमें हो जो कि एक जैसी है.
फिर उसके बाद आपने क्या किया, रैंडम सैम्पलिंग कर ली, यानी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो अभी पढ़ी आपने, इसमें से एक बंदा उठा लिया, इसमें से दो बंदे उठा लिए, और ये फीमेल वाले ग्रुप में से एक दो उठा लिए। तो है क्या भाई, इसकी इसके अंदर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में सबसे पहले आप स्ट्रेटम बनाते हैं, यानी इफ देयर आर 20 मेल्स एंड फीमेल, सो यू व्हाट यू डू, मेल को अलग कर दिया, फीमेल को अलग कर दिया, स्ट्रेटम बना लिया। स्ट्रेटम, व्हाट इज स्ट्रेटम, इज अ सेट ऑफ पॉपुलेशन दैट शेयर्स एट लीस्ट वन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो आपने कहा कि भाई एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, ये मेल है ये फीमेल है, उसके बाद क्या कर लिया, उसके बाद आपने रैंडम सैम्पलिंग कर ली, यानी उन मेल में से किसी एट्रीब्यूट का उठा लिया और उन फीमेल में से उठा लिया। लेकिन इस रैंडम सैम्पलिंग से पहले आपने क्या बनाया, स्ट्रेटम, यानी पॉपुलेशन को ऐसे डिवाइड किया कि उनमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बाकी थी। तो अब जरा सारी सैम्पलिंग जो हमने की थी उनको देख लेते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इस तरह है कि आपने अपनी मर्जी का कोई भी रैंडम सैंपल उठा लिया, इसमें से आपने क्या कहते हैं, कोई भी जो आपको पसंद आ रहा है, हर इंडिविजुअल के पास चांस है वो सिलेक्ट हो जाए, तो आपने 5 सैंपल अपनी मर्जी के निकाल लिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इसको कहते हैं। उसके बाद वापस रिवाइज अगर कर रहे हैं हम, तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है, एवरी nth रिकॉर्ड, आपने कहा भाई मैं पहला पकड़ूंगा, फिर दो छोड़ूंगा, फिर दूसरा लूंगा, फिर दो छोड़ूंगा, फिर तीसरा लूंगा, तो अपनी मर्जी से आपने कोई भी nth रिकॉर्ड आपने सिलेक्ट कर लिया। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की एग्जांपल और है भाई, ये आपने 11 लोग खड़े किए, दूसरा पांचवा यानी 2 + 3 5 उठाऊंगा, फिर मैंने दो छोड़े तो 5 + 3 8 उठाऊंगा, फिर दो छोड़े तो 8 + 3 11 उठाऊंगा। तो एवरी थर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड। nth का मतलब ये nth में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप, तो वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो सिंपल सैम्पलिंग भी समझ में आ गई, सिस्टमैटिक भी। फिर उसके बाद हमने कहा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, यहाँ पिक्चर को हमने थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया है। बड़ा करने का मकसद ये कि भाई आपने पॉपुलेशन ले ली है, सारी पॉपुलेशन, फिर उसके बाद सिलेक्ट करने से पहले पॉपुलेशन को आपने तोड़ दिया है। इस यहाँ पे देखें ग्रीन और ब्लू में तोड़ा है, तो यहाँ पे हमने किस में तोड़ा है, मेल और फीमेल में, यानी स्ट्रेटम बनाया। स्ट्रेटम इज दैट थिंग दैट शेयर वन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दैट इज मेल और फीमेल। और फिर देखें स्ट्रेटम में से आपने रैंडम सैम्पलिंग कर ली कि इसमें से एक पिंक वाला निकाल लिया और एक पर्पल कलर का निकाल लिया, यानी एक कैरेक्टरिस्टिक का निकाल लिया, एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक का, फिर फीमेल के ग्रुप में से आपने एक निकाल लिया। तो आपने 3 तरह की सैम्पलिंग टेक्निक्स पढ़ी, बल्कि सैम्पलिंग मेथड्स आपने जब पढ़ना शुरू किए तो उसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी। तो हमने कहा भाई प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से तो हमारा ताल्लुक है, नॉन से कुछ भी नहीं। तो हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने कौन कौन सी पढ़ी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, फिर उसके बाद सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बाद आपने पढ़ी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जिसमें nth रिकॉर्ड चॉइस कर रहे थे, फिर उसके बाद स्ट्रेटिफाइड जिसमें आप पहले स्ट्रेटम बना रहे थे, फिर उसके बाद सिंपल रैंडम सैम्पलिंग परफॉर्म कर रहे थे, फिर उसके बाद आपने आखिर में इसकी एग्जाम्पल भी देखी। अब आगे हम स्टैटिस्टिक्स और इनकी टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, इसके बारे में, इसकी टाइप्स के बारे में अभी तक हमने डिटेल डिस्कशन नहीं किया। तो हम आगे चलकर स्टैटिस्टिक्स को बड़ा ब्रीफ एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसको देखेंगे। दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर 2। if anyone have questions then he or she can ask. Thank you so much.